हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 12.1 के फोर सम्स करवा दिए थे। आज मैं 5वां क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। तो ठीक है बच्चों, शुरू करते हैं हम। तो फिफ्थ क्वेश्चन मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, दिया हुआ है a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block। ये है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। क्यूब मतलब इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट सारी इक्वल हैं। क्यूबिकल ब्लॉक की साइड हम क्या मान लेते हैं? साइड ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक हम मान लेते हैं ए। साइड क्या होती है इसकी? ए, ठीक है ना। तो ये तीनों इक्वल होती है, तो आप लोगों को पता ही है। इसमें से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर दिया गया है, मतलब ऐसे। और वो डिप्रेशन कैसा है कि such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube। मतलब हेमिस्फीयर का डायमीटर जो है वो इस क्यूब की एज के बराबर है। मतलब इस तरह से डिप्रेशन बनाया गया है, इस तरह से कटोरा टाइप का ऐसे कट कर लिया गया है, एक साइड से अंदर की तरफ ऐसे कटोरा टाइप का कट कर लिया गया है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें ये बताना है कि फाइंड द सरफेस एरिया द रिमेनिंग सॉलिड। तो ये जो हमारा सॉलिड बचता है उसके बाद सरफेस एरिया क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हमें समझना होगा कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया हुआ है। मतलब साइड हमारे इस क्यूब की ए होती है, तो हमें क्या क्या गिवन है वो हम लिख लेते हैं। तो ए हमें दिया हुआ है ए, ठीक है। और जो हेमिस्फीयर का डायमीटर है वो भी एल है, दिया हुआ ना। डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, ठीक। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर भी हमको मालूम है। डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो ये कट किया गया है कटोरे के शेप में, इसका डायमीटर है एल, ठीक है। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो जाएगा? डायमीटर का हाफ होता है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा एल अपॉन में 2, ठीक है। ये बात क्लियर हुई बच्चों, ये समझ में आया? तो इसका रेडियस हो जाएगा एल अपॉन 2, ठीक है। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है इस रिमेनिंग सॉलिड का। तो सोचो सरफेस एरिया इसका क्या हो सकता है। देखो पूरे क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है? 6a² होता है ना, 6a²। अगर साइड ए है तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? ये बताया था हमने, क्या होगा? 6a²। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर a जो है l के इक्वल है, तो अभी हम लिखते हैं, समझ में आएगा आप लोगों को। सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ध्यान से समझना इसको। ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो बचा हुआ है। रिमेनिंग सॉलिड मतलब बचा हुआ है, जो कट कर लिया गया है। लेकिन इसमें एक बात ये समझने की जरूरत है कि जो कट किया गया है तो उसका सरफेस एरिया कम नहीं होगा। वॉल्यूम होता तो वो कम हो गया होता। सरफेस एरिया तो है, हमने बताया था, जैसे हम किसी चीज को टच कर सकते हैं। अगर इसमें से डिप्रेशन बनाया गया है, इस वुडन ब्लॉक में से ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया गया है, तो उसके बाद भी तो उसमें हम हाथ फेरा सकते हैं। उसके बाद भी तो उसका सरफेस एरिया तो है, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? इस हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा कि नहीं? और वुडन ब्लॉक का सरफेस एरिया जो है वो तो है ही है 6a²। तो उसमें हमारा ये प्लस हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, मतलब 2πr²। लेकिन इसमें माइनस भी करना पड़ेगा, क्या? क्योंकि ऊपर की एज जो है तो खाली हो गई, ऊपर की एज से तो लकड़ी काट के निकाल ली गई। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ रही है? ये मैंने पिछले वीडियो में बात समझाई थी कि तो वो हमें πr² माइनस करना पड़ेगा। मतलब वो गोल हिस्सा, जब हम ऐसे कटोरा जैसा कट करेंगे तो इसका ये गोल जो हिस्सा होता है, कटोरा कट करते हैं, इसका जो गोल हिस्सा होता है ये क्या होता है? एक सर्कल जैसा होता है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr² होता है ना। तो वो हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि उस जगह की तो लकड़ी खत्म हो गई है ही नहीं। ये पूरा ठोस लकड़ी थी, सॉलिड वुडन ब्लॉक था, और सॉलिड वुडन ब्लॉक में से हेमिस्फेरिकल कटोरा टाइप का निकाल लिया गया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा? देखो ये हम लिख रहे हैं, ये हमारा ऐसा हो जाएगा। जो ये वुडन ब्लॉक है उसका क्या होता है? 6a²। अभी हम ए ले रहे हैं इसको, क्योंकि वुडन ब्लॉक की साइड जैसे ए जनरली मानी जाती है। 6a² प्लस हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr²। 4πr² पूरे स्फीयर का होता है, तो हेमिस्फीयर का क्या हो जाता है? उसका हाफ कर देंगे, 2πr²। ठीक है बच्चों, तो ये बात समझ में आई? तो 6a² प्लस 2πr², ये तो हमारा हो गया। लेकिन अभी हमें इसे माइनस भी तो करना है। क्या माइनस करना है? वही ऊपर वाला हिस्सा जो कटोरे के शेप में हमारा बना, जो कटा कटोरे के शेप में, तो ऊपर का हिस्सा तो खाली है ना, तो πr² हमको
माइनस भी करना पड़ेगा। इसी तरह का क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसमें था कि वो ऊपर से माउंट किया हुआ है, तो अगर माउंट किया होगा तब भी हम पाई आर स्क्वायर माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ये हिस्सा छुप जाता है। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। यदि कोई हेमिस्फीयर वुडन ब्लॉक के ऊपर माउंट होगा और उसका डायमीटर उतना ही होगा जितना वुडन ब्लॉक की एज है, तो भी हमें यही चीज लिखनी पड़ेगी जो हम इसमें लिखने जा रहे हैं। और अगर हेमिस्फीयर कट किया जाता है वुडन ब्लॉक से तब भी सेम होगा, मतलब तरीका वही होगा। तो इसमें हमें पाई आर स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, समझ आई बात है? तो बिल्कुल क्लियर है। जहां पे हम यहाँ पे लिख देते हैं ए हमारा क्या है, ए इक्वल टू एल है, और आर क्या है, आर इक्वल टू एल अपॉन 2, ये हमने यहाँ निकाल रखा है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि अगर हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाया जाए, मतलब वुडन ब्लॉक से हेमिस्फीयर को कट किया जाए तब भी वही चीज होगी, या हेमिस्फीयर माउंट किया जाए तब भी सेम होगा, यही होगा 6a स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, सेम यही होगा। इस चीज को आप ध्यान रखो कि अगर सॉलिड वुडन ब्लॉक है उसमें हेमिस्फीयर को हम ऊपर से माउंट करते हैं या हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना के उसको कट कर लेते हैं, कटोरे का आकार दे देते हैं, तब भी सेम यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, ये समझने की जरूरत है। तो बस अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। ए हमारा एल है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 6 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई, आर भी हमारा एल अपॉन 2 है, तो एल अपॉन 2 होल स्क्वायर, और माइनस पाई। अच्छा, इसको पहले छोटा कर लेते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको पहले छोटा करो, जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तब फिर वैल्यू पुट करेंगे तो इजी रहेगा। मतलब 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस होगा तो सिर्फ प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमारा ऐसा जाएगा 6a स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ में आई, 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब एक की जगह पे एल पुट करेंगे, तो 6 एल स्क्वायर प्लस पाई, और आर की जगह पे हमारा है एल अपॉन 2, तो एल अपॉन 2 की होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जाएगा 6 एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल स्क्वायर अपॉन में 4। ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर हो गया 4, 6 4 जा 24, 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? या इधर लिख दूं मैं, इधर थोड़ा सा जगह कम हो रही है, आगे लिख देती हूँ तो क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, अभी हमारा स्टेप इधर को जा रहा है, ये ऐसा हो जाएगा। इसका एलसीएम लिया 4, जो हो गया 4 6 या 24, 24 एल स्क्वायर प्लस, अब ये पाई एल स्क्वायर हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर। ये तो करना आता है ना आप लोगों को। अच्छा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एल स्क्वायर हमारा कॉमन हो रहा है, तो हम एल स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास क्या आएगा 24 और प्लस पाई, और नीचे अपॉन में 4, तो यही हमारा आंसर हो गया। चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो 1/4, ऐसे 1/4 एल स्क्वायर और ब्रैकेट में 24 प्लस पाई। ठीक है बच्चों, समझ आया है? तो देखिए क्वेश्चन इस तरह का है, बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। इस चीज को ध्यान दो, चाहे तो ये माउंट किया जाए ऊपर या इसका डिप्रेशन कट किया जाए, दोनों ही केसेस में फार्मूला हमारा यही बनेगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई नंबर नहीं दी है, एल है तो आर हो गया एल अपॉन 2। अगर यहाँ पे कोई नंबर दे दे 4 5 6 कुछ भी नंबर दे, उस हिसाब से हम कर लेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर with 2 hemisphere stuck to each of its ends। देखो ये डायग्राम भी बना रखा है, आप बुक में देखोगे, बुक खोल के देखोगे, ऐसा डायग्राम बना हुआ है। क्या है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है, इस शेप में है, एक सिलेंडर है और फिर दोनों एंड में उसके हेमिस्फीयर लगे हुए हैं। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये हेमिस्फीयर है ना, ये हेमिस्फीयर है। तो कैप्सूल तो इस टाइप का होता है, ये देखा होगा आप लोगों ने। तो यहां से यहां तक ये सिलेंडर है और ये हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हेमिस्फीयर की रेडियस हो गई। तो ऐसा एक कैप्सूल बना हुआ है। लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। इस पूरे कैप्सूल की लेंथ है 14 मिलीमीटर। लेकिन इस पूरे कैप्सूल की लेंथ जो दी हुई है उसमें क्या क्या है, एक तो लेंथ ऑफ द सिलेंडर यहां से यहां तक, प्लस लेंथ ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस लेंथ ऑफ दिस हेमिस्फीयर। हम जानते हैं हेमिस्फीयर की लेंथ या हाइट जो भी बोलो क्या होती है, वो रेडियस के इक्वल होती है ना। अच्छा, और उसके बाद इसकी चौड़ाई जो है 5 मिलीमीटर है। इसका क्या मतलब है, ये डायमीटर जो है इसका 5 मिलीमीटर है, ये है 5 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, ये है हमारा 5 मिलीमीटर। तो ये जो इसकी ब्रेथ है वही तो हमारे हेमिस्फीयर की डायमीटर होगी। हेमिस्फीयर का डायमीटर तो यही होगा 5 मिलीमीटर।
ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है और निकालना क्या हमें, फाइंड इट सरफेस एरिया। इस पूरे कैप्सूल की सरफेस एरिया हमको निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल इक्वल टू है 14 मिलीमीटर। तो इसका जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है, ठीक है, ये बना कैसे है कैप्सूल, 1 सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर, यही तो बना है ना। तो कैप्सूल कैसे बना है, 1 सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर। तो हम लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल पोर्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पहले हम रेडियस के निकाल लेते हैं, रेडियस निकाल लेते हैं। इसका क्या 5 क्या दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द कैप्सूल, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इक्वल टू है 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, जो इसमें हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, इस तरह का डायग्राम बना के आप सवाल ऐसे ही सॉल्व कर दो तो पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई नंबर कटेंगे नहीं। डायग्राम से हमें पता चल रहा है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड ऑल्सो सिलेंडर, दोनों की रेडियस सेम होगी, एंड सिलेंडर जो कि हम आर मान रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लिख रहे हैं आर इक्वल टू है 5/2। ठीक है, क्लियर हुआ ये। तो अब हम हाइट ऑफ द सिलेंडर निकाल लेते हैं, h, हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये बात समझ में आ रही है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ। हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, 14 मिलीमीटर माइनस 5/2 और 5/2, 2 बार 5/2 माइनस करना है, मतलब पूरा 5। ये जो 5 मिलीमीटर इसका जो डायमीटर है, तो इधर ये रेडियस 5/2, इधर की रेडियस 5/2, दोनों मिला के 5 हो जाएगा। तो हम इस तरह से लिखेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर हो जाएगा 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2। ऐसे ऐसे आप लिख सकते हो समझने के लिए, या आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट भी 5 माइनस कर सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ 2 बार, क्योंकि इधर का ये 5/2 माइनस होगा और ये वाला भी 5/2 माइनस होगा। 14 तो पूरा है, तो 5/2 प्लस 5/2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 14 माइनस 5, 14 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 9 मिलीमीटर। ठीक है, ये है 5/2 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, ये क्लियर हुआ, समझ में आया। टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल 14 दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 दिया हुआ है। तो ये जो 5 है ये डायमीटर सिलेंडर का भी होगा और स्फीयर का भी होगा, जो हेमिस्फीयर है हमारा। तो इसलिए रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर दोनों का सेम होगा, 5/2 होगा। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो हम सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया को ऐसे लिख लो, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस ऐसे ऑफ 2 हेमिस्फीयर, या डायरेक्ट 1 स्फीयर बता दो इसको। 2 हेमिस्फीयर मिलकर 1 स्फीयर बनता है, लेकिन अलग अलग है, इसलिए हम इसको सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर ही लिख रहे हैं। इन सवालों में बस समझने की जरूरत है और कुछ भी नहीं है। आपको इनके जो फार्मूले हैं वो याद होने चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे कैसे क्या निकालना है। इतनी बात समझ में आई, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला क्या होता है, बताओ क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला, 2πr(h), पिछली वीडियो में बताया था ना हमने, नहीं याद है तो इसको लर्न कर लो, 2πr(h) और प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², लेकिन यहाँ पे 2 हेमिस्फीयर है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 2πr²। अगर आपको एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो इस तरह न लिख करके सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लिख सकते हो, 2 हेमिस्फीयर इक्वल टू 1 स्फीयर। ठीक है, देखो 2 × 2 = 4, 4πr² तो हो गया ना। लेकिन चलो इस तरह से लिखोगे तो बात एकदम क्लियर समझ में आ रही है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अब देखो हमने बताया था ना, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए
कॉमन जितना भी हम कॉमन निकाल सकते हैं वो हम कॉमन निकालेंगे, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन हो सकता है, 2 पाई आर, दोनों में से हो सकता है ना 2 पाई आर कॉमन हो सकता है, तो हम निकाल लेंगे 2 पाई आर कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा h, और यहाँ पे बचेगा 2 पाई आर कॉमन हो गया तो 2r, यहाँ पे बचेगा हमारा 2r। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो 2 इंटू 22/7 और r हमारा क्या है 5/2, 5/2 ये तो हो गया बाहर का। अब ब्रैकेट के अंदर h हमारा कितना है 9 प्लस 2r कितना है 5/2। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, इधर इस साइड कर लेते हैं। इक्वल टू, अब देखो यहाँ 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो गया, अब 22 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 22 को 5 से, तो कितना होता है 110 होता है ना, 110/7। अब ब्रैकेट के अंदर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 प्लस 5, नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 110/7 और इंटू 9 5 14। अब 7 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 110 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 220, 220 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसका सरफेस एरिया आ गया 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, आया समझ में। तो इन सवालों में कुछ होता नहीं है, बस इनके हमें फार्मूले लर्न होने चाहिए, ये सारे फार्मूले लर्न करके आप लोग रखो। ठीक है, ये 9th क्लास से सीखते आए हुए फार्मूले, कोई नए फार्मूले नहीं है, इनको आप लोग लर्न करके रखोगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से डायग्राम बनाओ। इस क्वेश्चन में तो डायग्राम बनाया है, बुक में ही दिया हुआ है, और नहीं भी दिया हुआ है तो क्वेश्चन को पढ़ के ध्यान से तो डायग्राम बना करके फिर उसका आंसर निकालो। ठीक है, तो अब ये हो गया, हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इसको समझिए क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, मतलब किस तरह का टेंट बना हुआ है, टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है ऐसा इस तरह का बना हुआ है, टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, और ऊपर कोन टाइप का बना हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर टॉप है इसका कोनिकल इस टाइप का, ऐसा एक टेंट बनाया हुआ है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, मतलब हाइट एंड डायमीटर सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट कितना दिया हुआ है 2.1 मीटर, तो ये हमारा है 2.1 मीटर एंड डायमीटर इज है 4 मीटर, सिलिंड्रिकल पार्ट का डायमीटर है 4 मीटर। ये कितना दिया हुआ है, मतलब ये है हमारा 4 मीटर। ठीक है, ये चीज गिवन है। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर, स्लांट हाइट क्या होती है, ये जो तिरछी हाइट होती है ना, इसको स्लांट हाइट बोलते हैं, तो ये है हमारा 2.8 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें गिवन है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, इस टेंट को बनाने के लिए जो कैनवस यूज हुआ है, कैनवस मतलब तिरपाल, उसका हमें एरिया निकालना है। और क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि टेंट जो है, टेंट विल नॉट बी कवर्ड, फ्लोर जो है वो टेंट से कवर नहीं है। ठीक है, बेस ऑफ द टेंट इज नॉट कवर्ड विद कैनवस, मतलब नीचे जब टेंट लगाते हैं तो नीचे जमीन में तो नहीं लगाते हैं ना, हम सीधा ऊपर तो खड़ा करते हैं, तो ये कवर्ड नहीं है, इसका मतलब हमें इस बेस से कुछ लेना देना नहीं है, इसका हमें एरिया नहीं निकालना है। हमें एरिया निकालना क्या है, सिलिंड्रिकल पार्ट का प्लस कोनिकल पार्ट का। ठीक है बच्चों, तो पहले जो चीज गिवन है वो हम लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर h, हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर जिसको हम लिखते हैं h, ये हमारा गिवन है, ये कितना है 2.1 मीटर। ठीक है, अच्छा डायमीटर ऑफ द सिलेंडर भी दिया हुआ है, तो हम रेडियस निकाल देते हैं, तो डायमीटर d दिया हुआ है 4 मीटर, ये डायमीटर तो सिलेंडर का भी होगा और कोन का भी होगा, तो इससे हम निकाल सकते हैं रेडियस, शॉर्ट में ही लिख करके कर लो, तो रेडियस हमारा r निकल जाएगा, इससे रेडियस r इक्वल टू हो जाएगा 4/2 मतलब 2 मीटर। ठीक है बच्चों, ये r हो गया, ये हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया। स्लांट हाइट जिसको हम l बोलते हैं, वो कोन की स्लांट हाइट भी दी हुई है, स्लांट हाइट l, ये कितना दिया हुआ है 2.8 मीटर। ठीक है, तब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ द कैनवस, तो एरिया ऑफ द कैनवस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, समझ आया। तो एरिया ऑफ द कैनवस
एरिया ऑफ द कैनवस, जिस तिरपाल से ये टेंट बन रहा है, इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया को हम क्या लिखते हैं, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, कोनिकल पार्ट में। ठीक है, तो सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर, बताओ बच्चों। याद करके रखो इसको, क्या होता है 2 पाई आर एच। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई आर एच और प्लस कोन का क्या होता है पाई आर एल। तो इसमें देखो हमें एल तो दिया हुआ ही है, ये रहा एल, एल दिया हुआ है, आर भी हमने निकाल लिया है, एच भी दिया हुआ है, सब कुछ तो दिया हुआ है, हमें करना क्या है इसमें। कई बार एल नहीं दिया होता है तो हम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करके निकालते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें दिया है, अब हम अपना वही कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या क्या हो सकता है, पाई आर दोनों में से कॉमन हो सकता है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम पाई आर कॉमन लेते हैं, तो अंदर हमारे पास बचता है 2h प्लस एल। ठीक है, समझ आया। अब वैल्यू पुट करो, पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा दिया हुआ है 2 और यहाँ पे 2h कितना है 2.1, 2 इंटू 2.1 प्लस एल कितना है 2.8। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बस और कुछ तो है नहीं इसमें, इधर कर लेते हूँ, नीचे जगह कम है। तो 22 इंटू 2 44, थोड़ा और ऊपर जाएंगे क्योंकि इसका भी हमें आगे ये भी निकालना है, कॉस्ट ऑफ द टेंट भी निकालना है। ठीक है, तो हम इधर जाते हैं, इधर इसके बाद तो ये हमारा हो गया 44/7 और ब्रैकेट के अंदर 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 42, मतलब 4.2 हो गया है, 4.2 प्लस 2.8। नेक्स्ट स्टेप 44/7 इंटू, अब इन दोनों को जोड़ दो, 8 2 10, 1 4 6 7, 7.0, 7.0 मतलब 7, तो 7 से 7 हो गया कैंसिल आउट। तो हमारा एरिया कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। कैनवस का एरिया कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा जा रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। तो बहुत इजी है, अब कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालना है तो 1 मीटर स्क्वायर 500 लगते हैं, तो 44 मीटर स्क्वायर में कितना लगेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है, तो 5वीं क्लास का सवाल है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैनवस निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ कैनवस इक्वल टू हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 500, कितना आ जाएगा सर, 2 जीरो पहले रख लो, मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 5 4 जा 20 कैरी और 2, 5 4 जा 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22,000 रुपीज का खर्चा आएगा। ठीक है ना, तो कितना आंसर हो गया हमारा ₹22,000, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, एक आंसर ये आया जो हमसे पूछा गया था एरिया ऑफ द कैनवस और ये कितने रुपीज लगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और ध्यान से फार्मूलों को बिल्कुल रख लीजिए, बिल्कुल अच्छे से, तो बस सारे सवाल हो जाएंगे। और ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा वैसे वैसे डायग्राम बनाओगे तो सब समझ में आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर, एक है सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर और इसकी हाइट दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, ये हाइट है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, ये है डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। अब ये सॉलिड सिलेंडर है, इससे एक कोनिकल कैविटी कट होती है, इस तरह से एक कोन काट लिया जाता है। ठीक है, जिसकी हाइट सेम है, कोन की भी हाइट यही है और डायमीटर भी कोन का सेम है, मतलब यही डायमीटर है। तो इस सिलेंडर से, सॉलिड सिलेंडर से एक कोनिकल कैविटी को कट किया जाता है, होलोड आउट। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, पहले हम ये लिख लेते हैं, फिर जो जो दिया है वो भी हम देखेंगे क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हमें ये समझना है टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब जो बचा हुआ है सॉलिड कट करने के बाद, रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा बताओ आप लोग। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर CSA ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, प्लस CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन
इतनी बात तो समझ में आ रही है ना? क्यों CSF कौन? क्योंकि इसको हॉलो आउट किया गया है, निकाला गया है, तो उसमें अगर हम हाथ डाल के यूं फिराएंगे हाथ, तो हमें वो सरफेस एरिया समझ में आएगा, सरफेस एरिया है। तो इस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, लेकिन ये है हमारा सॉलिड सिलेंडर, ठोस, तो इसके नीचे की तली भी तो होगी, ये नीचे का पेंदा भी तो होगा, जो नीचे की तली, तो उस तली का भी हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में क्यूब का किया था, तो क्यूब के सारे 6 फेसेस का एरिया निकाला था, फिर उसमें हमने माइनस किया था, याद है ना? तो उसी तरह से इसका ऊपर का तो चलो ये कट कर लिया गया, कोनिकल कैविटी कट की गई है, तो ऊपर तो खाली हो गया, लेकिन नीचे का तला तो है, तो नीचे का तला क्या है? राउंड शेप में है, एक सर्कल के आकार का है, तो प्लस एरिया ऑफ बेस, किसका? सिलेंडर का, बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है? ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हम क्या कहना चाह रहे हैं कि टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ द बेस। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई RH, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई RL प्लस एरिया ऑफ द बेस पाई R स्क्वायर। ये तो आप लोगों को पता है ना? ये सारा हो गया। अच्छा, अभी हमें तो क्या दिया है वो हम लिखेंगे, लेकिन पहले हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको निकालेंगे कैसे। 2 पाई RH प्लस पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर, ठीक है? अब इसमें से पाई R हमारा कॉमन हो रहा है, तो हम पाई R कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया हमारा 2H प्लस L और प्लस R। ये चीज समझ में आई? अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू हम देख लेते हैं क्या क्या दी है। हम यहाँ देखते हैं, देखो हाइट ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है h हमें दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है? डायमीटर दिया हुआ है 1.4, तो इससे रेडियस निकाल लेते हैं। डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस आ जाएगा 2 से डिवाइड होके 0.7 सेंटीमीटर। अभी बार बार 2 से डिवाइड करके दिखाने की तो जरूरत नहीं महसूस हो रही होगी, ये तो पता ही इसका हाफ होगा, ठीक है? लेकिन यहाँ L भी तो है, L तो हमारा गिवन नहीं है, तो L हमको यहाँ निकालना पड़ेगा, ठीक है बच्चों? तो L कैसे निकालते हैं हम? बताया था ना हमने, L इक्वल टू अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है? ये बताया था कि नहीं, याद है? अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो हमारा H क्या है? 2.4, तो हमारा यहाँ पे आएगा 2.4 का स्क्वायर प्लस R कितना है? 0.7 इसका स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है? अच्छा, 2.4 हमारा क्या है? 24, जैसे 24 का स्क्वायर जानते क्या था? 576, 576, तो बस इसी तरह से ये सब लर्न करके रखना चाहिए। 576 हमने लिखा, लेकिन यहाँ पॉइंट है एक डिजिट पे, तो 2.4 को 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट पे पॉइंट आ जाएगा यहाँ। इसी तरह 7 का होता है 49 मतलब 0.49, 2 डिजिट के पीछे पॉइंट आएगा। अब इन दोनों नंबर को हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे क्या आएगा? 9 6 15 हासिल 1, 7 4 11 12 हासिल 1, 625 मतलब 6.25। और हम जानते हैं कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 25 होता है ना, तो 6.25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2.5, तो 2.5 सेंटीमीटर मीटर दूर, हाँ सेंटीमीटर है। तो ये हमारा हो गया L। आई बात समझ में? तो L हमने इस तरह से निकाल लिया, क्लियर? अब देखो हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं और बस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? तो पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू R हमारा कितना है? 0.7 ब्रैकेट के अंदर 2 और H कितना है? 2.4 प्लस, ठीक है? ये बड़ा ब्रैकेट इसमें लगा देते हैं, गलती ना हो, ऐसे फिर यहाँ ऐसे कर लो, ठीक है? वर्ड वॉच के रूल से होगा, इसलिए अलग अलग कर देंगे तो इजी रहेगा। प्लस L हमने क्या निकाला है? 2.5 और प्लस R हमारा है 0.7। अब बस इसको सॉल्व कर लो, ये 7 से 7 कट गया, लेकिन पॉइंट है तो यहाँ 0.1 होगा, ठीक है? अब 22 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.2। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं, 24 दूनी 48 मतलब 4.8 हो गया, प्लस 2.5 प्लस 0.7। अब ये कैलकुलेशन करना तो आता ही होगा ना, ये सारा कैलकुलेशन कर लो। मैं चलो इधर करके दिखा देती हूँ। 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7 कितना हुआ? 8 5 13 13 7 20 हासिल 2 4 2 6 6 2 8 हो गया, 8.0 आ गया, मतलब 8 आ गया यहाँ पे। तो ये हो गया 2.2 मल्टीप्लाई 8।
8 से मल्टीप्लाई करो, 8 2 16, कैरी ओवर 1, 8 2 16 17, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन इसमें आंसर में पूछा है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अगर इस तरह से पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा नंबर आती है तो उसको एज ए होल नंबर अगर करना चाहें तो इसको आप लोग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन इक्वल नहीं है, पूरा इक्वल नहीं, इस तरह से अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो ये भी आंसर लिख सकते हो या फिर ऐसे करके लिख सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, तो फिर जल्दी समझ में आएगा, नोट डाउन करते जाओ और समझते जाओ। ठीक है बच्चों, तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का ये बच्चों। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder। इस तरह का डायग्राम भी दिया हुआ है बुक में कि एक सॉलिड सिलेंडर है और उसके दोनों साइड से हेमिस्फीयर काट के निकाल लिया गया है, एक वुडन आर्टिकल है। ठीक है, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, h इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर जो कि सिलेंडर की हाइट है, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस r इक्वल टू है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें निकालना है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, इस आर्टिकल का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। एक हमने कैप्सूल वाला सवाल बताया था ना, उसमें था इस तरह से हेमिस्फीयर बाहर की तरफ लगे हुए थे, ऐसा था ना, बिल्कुल सेम वही सवाल, इसमें अंदर से स्कूप करके निकाला गया, लेकिन सरफेस एरिया तो हेमिस्फीयर का रहेगा अंदर भी, बताया था ना हमने कि जैसे कट भी किया जाए तो उसका सरफेस एरिया कम नहीं होता, सरफेस एरिया वही हेमिस्फीयर का होता है, चाहे हेमिस्फीयर ऊपर से माउंट किया जाए या हेमिस्फेरिकल शेप में कट कर लिया जाए तो सेम होता है ना, तो वही चीज इसमें करनी है। जैसे हमने कैप्सूल वाला सवाल किया था ना, एरिया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, तो इसी तरह इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टू हेमिस्फीयर, ऐसे ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कट किया गया है तब भी इसमें सरफेस एरिया तो है, सरफेस एरिया थोड़ी कहीं चला गया, उसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम टच कर सकते हैं, तो सरफेस एरिया तो वही होता है ना जिस चीज को हम टच कर सकते हैं या हम पेंट करना चाहे पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस अब सीधा डायरेक्ट हमने लिख दिया h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर जो कि सिलेंडर की हाइट है, और रेडियस है दोनों के लिए वही है सेम, हेमिस्फीयर के लिए भी और सिलेंडर के लिए भी। तो मैं डायरेक्ट सवाल कर देती हूँ, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। हाँ, बाकी ये लैंग्वेज वगैरह लिखना तो आप लोगों को आता ही है, तो क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल हो जाएगा CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया मतलब CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 टाइम्स CSA, क्योंकि 2 है ना तो इसलिए 2 टाइम्स CSA ऑफ हेमिस्फीयर। टू हम बार बार इसलिए लिखवाते हैं कि कहीं कंफ्यूज ना हो आप लोग कि एक साथ कैसे पूरा स्फीयर का भी कर सकते हैं, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH, और 2 टाइम्स हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। ठीक है, ये तो आप लोगों को सब समझ में आ गया, कई सवाल इस तरह से हम करवा चुके हैं, तो बस हम इसमें से 2πr कॉमन निकाल लेते हैं, 2πr हमने कॉमन निकाला तो ये हो गया h प्लस 2πr कॉमन निकालेंगे तो 2 रहेगा और एक r रहेगा, h प्लस 2r। अब अपना वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 2 इंटू 22/7, r हमारा कितना है 3.5, 3.5। अब ब्रैकेट के अंदर h है हमारा 10 प्लस 2 इंटू 3.5। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम इधर ले जाते हैं, ये देखो 7 से कट रहा है 35, लेकिन ये पॉइंट में है तो हमारा हो जाएगा 0.5। ठीक है, 0.5 हो जाएगा। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आगे हमारा 44 इंटू 0.5 और ब्रैकेट के अंदर 10, ये हमारा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5, 3.5 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो 10 प्लस 7 17, 10 प्लस 7। नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 44 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 20 हासिल, 2 5 20 तो 22, लेकिन पॉइंट लगेगा 22 और इंटू ये हो गया 17, 10 प्लस 7 17। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 22 को 17 से,
तो 17 टू 34 कैरी ओवर 3, 7 टू 34, 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, तो आज ये 12.1 एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवा दी है और 12.2 नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, समझ में आया है अगर तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि हाँ समझ में आया है, अगर नहीं आया है तो भी लिखना बताना। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।